वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एफ ब्लॉक का, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, उसका बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरफ आ गए हैं। और इसमें एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को आज डिस्कस करना है। दैट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने पर पीरियोडिक टेबल में रखे गए एलिमेंट्स पर क्या इफेक्ट होता है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन तीन क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन मिला के आपका एक क्वेश्चन बनता है आपके जैक बोर्ड एग्जाम में, विच विल कंटेन 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सुनो, पहले सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि लैंथेनॉइड क्या होता है। ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होता है और पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड में लेकिन 3rd ग्रुप में रहते हैं, तो वैसे एफ ब्लॉक के ही एलिमेंट्स को हम लोग लैंथेनॉइड कहते हैं। फिर बात आ जाएगा स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो छोड़िए केमिस्ट्री की बात छोड़िए, मैं जनरल आपसे पूछता हूं कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंक होना, सिकुड़ना या छोटा हो जाना। तो आज हम लोग लैंथेनॉइड का श्रिंकेज देखेंगे, लैंथेनॉइड का सिकुड़ना देखेंगे, लैंथेनॉइड में किसी प्रॉपर्टी का छोटा होना देखेंगे। और सबसे पहली बात आप याद रखो कि अगर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है तो इसका मतलब हम लोग एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस, मतलब एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज के बारे में बात कर रहे हैं। लैंथेनाइड्स के एटॉमिक साइज या लैंथेनाइड्स के आयनिक साइज को बताने वाला फेनोमेनन को ही हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये मैंने आपको स्टूडेंट रफ में बता दिया। अब चलो, आप अगर लैंथेनॉइड समझते हो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी समझ लेना। फिर एटॉमिक नंबर 58 to 71 और कॉन्ट्रैक्शन की बात किया जा रहा है, इसका मतलब हमसे एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, यहां मैंने एक टेबुलर फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में, एक डाटा के फॉर्म में मैंने सभी लैंथेनॉइड्स को लिख दिया है। सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक मैंने लिखा है, एटॉमिक नंबर 58 से मैंने एटॉमिक नंबर 71 तक लिखा है। और ट्रिक के फॉर्म में मैं आपको याद करवा चुका हूं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहां भी लुट गए। और स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पर जो लैंथेनॉइड्स हैं वो आयनिक फॉर्म में लिखे गए हैं, न्यूट्रल फॉर्म नहीं है। उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है, उसके ऊपर आयंस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जितने भी लैंथेनॉइड्स यहां पर लिखे गए हैं वो सब आयनिक फॉर्म में लिखे गए हैं। और हर लैंथेनॉइड के नीचे मैंने उनका आयनिक साइज लिखा हुआ है इन पिकोमीटर। द पीएम इंडिकेट्स पिकोमीटर। और ये जो वैल्यू दिख रहा है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख रहा है, ये इसके साइज को बता रहा है, आयनिक साइज को बता रहा है। सीरियम 3+ में, सीरियम ट्राइवैलेंट में आयनिक साइज होता है 103 पिकोमीटर, 103 पिकोमीटर, 101 पिकोमीटर, 99 पिकोमीटर, 98 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर। तो जब डाटा पे आप फोकस करें, ये जो मैंने डाटा आपके सामने लिखा है, एग्जैक्ट डाटा जो लिखा है उस डाटा पे फोकस करें। और आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव करते जा रहे हैं, आयनिक रेडियस घटते चला जा रहा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आयनिक रेडियस घटते चला जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आयनिक रेडियस या एटॉमिक साइज घटते चला जा रहा है। स्टूडेंट मेरी बातों पे गौर करो जो मैं कह रहा हूं। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आयनिक साइज या एटॉमिक साइज घटते चला जा रहा है। जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव कर रहे हैं, आयनिक साइज या एटॉमिक साइज घटते चला जा रहा है। या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एटॉमिक साइज घटते चला जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज का घट जाना, इसी प्रोसेस और इसी फेनोमेनन को लैंथेनाइड्स के लिए
लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने डेफिनेशन में 3 बातों को लिखना कि जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव करते हैं, या फिर जैसे लैंथेनाइड सीरीज में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, या फिर जैसे जैसे लैंथेनाइड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है, लैंथेनाइड का एटॉमिक साइज घटते चला जाता है। कंक्लूसिव पॉइंट पे अब बात करो, लैंथेनाइड के एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, लैंथेनाइड के एटॉमिक नंबर के बढ़ने से लैंथेनाइड का एटॉमिक या आयनिक साइज का घट जाना, नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और डाटा अगर आपको याद हो सके तो डाटा भी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल लिखेंगे। और कंक्लूसिव पॉइंट मैंने आपको यहीं पर यहां से बता दिया कि लैंथेनाइड के एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से लैंथेनाइड का एटॉमिक साइज डिक्रीज करते चला जाता है। स्टूडेंट, अपने नोट्स को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप रिएक्शन ग्राफ वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे डेफिनेशन तो हर स्टूडेंट लिखेगा, वो आप भी लिख सकते हो, चाहो तो आप डाटा लिख सकते हो अपने नोट्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप चाहो तो ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा सकते हो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 एक्सिस लिया। वाई एक्सिस में मैंने लैंथेनाइड का आयनिक रेडियस में लिया, लेकिन पिकोमीटर में, और एक्स एक्सिस पर मैंने लैंथेनाइड का एटॉमिक नंबर ले लिया। इसमें जो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है वहां देखिए मैंने 58 लिखा है, यहाँ 71 लिखा है, मतलब ये एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने वाला है। और ये आपका वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो ये आयनिक रेडियस इंक्रीज करते जा रहा है। अब आप बताइए कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, आपका डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, ध्यान दो, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जा रहा है। इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज? एक के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे मतलब सबसे पहले वाले का सीरियम का ट्राइवैलेंट स्टेज में आयनिक रेडियस कितना है, 103 पिकोमीटर। तो ये मैंने यहां पर मार्क कर दिया कि ये मेरा जो है ये सीरियम 3+ का है, सीरियम 3+ का ये आयनिक रेडियस है। उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, 101, फिर 58 से 59 की तरफ मूव किए, तो यहाँ पर मेरा ये 103 से आपका आयनिक रेडियस घट के हो गया 101। तो मान लेते हैं ये वैल्यू कहीं यहां पर आ रहा होगा। फिर 59 से जैसे हम 60 की तरफ मूव किए, एटॉमिक नंबर फिर इंक्रीज किए, तो क्या देख रहे हैं कि फिर आयनिक रेडियस घटते चला जा रहा है। तो ये मैंने यहां मार्क कर दिया। फिर आप देखते चलो कि जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओगे आयनिक रेडियस घटते चला जाएगा, आयनिक रेडियस घटते चला जाएगा। और इसी ग्राफ को आप एक लाइन के फॉर्म में प्लॉट कर दो तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे चला आएगा, जहां ये पॉइंट आपको सीरियम ट्राइवैलेंट का आयनिक रेडियस बता रहा है, और ये पॉइंट आपका ल्यूटेशियम ट्राइवैलेंट का आयनिक रेडियस बता रहा है। और ये ग्राफ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जा रहा है, आयनिक रेडियस घटते चला जा रहा है, या एटॉमिक साइज घटते चला जा रहा है। तो लैंथेनाइड के एटॉमिक नंबर के बढ़ने से लैंथेनाइड का एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज का घट जाना, नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ये डेफिनेशन मैंने बताया, ये मैंने डाटा लिख के मैंने आपको दिखा दिया। वैल्यू को देख के भी आप बता सकते हो कि यही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, और ग्राफ में भी यही देख के बता सकते हो कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि 3 क्वेश्चन में से हम लोग पहला क्वेश्चन समझ गए हैं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अब मैं आता हूं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, या why the lanthanide contraction takes place, या what is the reason behind for the taking of the phenomenon of lanthanide. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझने के बाद अब हम लोग इस प्रोसेस का रीजन समझेंगे कि आखिर क्यों सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में, या एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज घटने लगता है, इसका रीजन जानेंगे। और मैंने आपको कल बोला था कि होमवर्क के फॉर्म में मैंने आपको कहा था कि आप स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये 2 प्रोसेस को पढ़ लेना, जो कि मैं आपको क्लास 11th में मैं पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, फिर भी अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। लेकिन जो
जिनको मैं पढ़ाया हूं वो अपने कॉपी को पलटो और आप वहां से इस प्रोसेस को समझ सकते हो। तो देखो, इसी दो वर्ड को जोड़ने से हम लोग इसके रीजन को समझ पाएंगे, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझेंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम लोग समझते हैं तो इसके रीजन को भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, बहुत छोटे से क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एटम के सेंटर पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसी प्रोटॉन की वजह से ये न्यूक्लियस जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ को हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये वाला सेल आपका 4th सेल है, ये वाला सेल आपका 5th सेल है और ये वाला सेल आपका 6th सेल है। सिंस 4, 5th और 6th में से सबसे बिगर वैल्यू, लार्जर वैल्यू आपका 6 है, इसीलिए हम लोग ये क्लियर कट इंडिकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 6th सेल इज द वैलेंस सेल और द आउटर मोस्ट सेल। मैंने 4th, 5th और 6th सेल को ही क्यों लिया स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप ये पॉइंट खुद भी समझ सकते हैं कि ज़ेनॉन के बाद जो सेल हमें दिख रहा है वो 4th, 5th और 6th सेल ही है, 4th, 5th और 6th सेल ही है। इसीलिए इस प्रोसेस को समझने के लिए ही हम लोग 4th, 5th और 6th सेल लिए हैं, जहां पर 6th सेल सबसे बाहर वाला वैलेंस सेल है या आउटर मोस्ट सेल है, वहीं पर 5th और 4th सेल जो है वो इनर सेल है। तो समझिए बात को होता क्या है। मैं आपको हल्का फुल्का इंडिकेशन दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। 11th में नहीं भी पढ़े स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हुए हैं, अभी अभी आपके फिजिक्स के टीचर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे होंगे या आप पढ़ चुके होंगे। उसमें कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया गया था और कूलम्ब्स लॉ का एक रिजल्ट आपको समझाया गया होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होगा, अगर कोई डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चले जाइएगा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। तो सिंस 6th वाला सेल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है तो उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम है। तो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियस क्या कर रहा है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। लेकिन अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसके कारण से एटम टूट जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। और जब एटम अनस्टेबल हो जाएगा और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंपाउंड मॉलिक्यूल या इस यूनिवर्स का कोई भी मैटर, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एटम को स्टेबलाइज रखने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस में गिरने से बचने के लिए या बचाने के लिए अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देता है, स्क्रीन करना शुरू कर देता है या शील्ड करना शुरू कर देता है। तो अंदर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक अकेला बाहर वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, मैं ये नहीं कह रहा हूं स्टूडेंट कि वैलेंस सेल का सभी इलेक्ट्रॉन लेना है, नहीं, उस एटम में जो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूं, उस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा हूं। तो इनर सेल में रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस एक अकेला लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया रिपल्सन फोर्स ही कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और रिपल्सन फोर्स क्यों लगा रहा है? जस्ट बिकॉज न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचाने के लिए अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को, उस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो इस इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस वैलेंस सेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया रिपल्सिव फोर्स को ही स्टूडेंट हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और सेकंड पॉइंट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि इलेक्ट्रॉन तो s सब सेल में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो p सब सेल में भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो d सब सेल में भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन तो f सब सेल में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगाता है s सब सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद p सब सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन और d सब सेल और f सब सेल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर रिपल्सन लगाते हैं। जस्ट इसके पीछे रीजन है स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम रहता है और s और p सब सेल के इलेक्ट्रॉन में, p सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला, मैंने पहले आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा दिया और उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट समझा रहा हूं कि S और P सब सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, लेकिन D और F सब सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन पुअर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स लगाने के पीछे रीजन है कि इन दोनों सब सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए लगाया गया रिपल्सन फोर्स भी ज्यादा, लेकिन D और F सब सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और इसीलिए लगाया गया रिपल्सन फोर्स भी कम होता है। तो 2 पॉइंट आप पहले याद रखें कि इनर सेल के द्वारा लास्ट वैलेंस सेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन पर, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया रिपल्सन फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। S और P सब सेल स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स लगाता है और D और F सब सेल जो है वो पुअर रिपल्सन लगाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा। मैं अभी आंसर पर नहीं आया हूं, मैं अभी आपको एक प्रोसेस समझाया हूं। अच्छा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये आपका बताता है नेट फोर्स। तो अब जरा देखें स्टूडेंट, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पर 2 तरह का फोर्स लगने लगा। इसको एक आपका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचाने के लिए ये अंदर में रहने वाला सब इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ एक रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे 2 तरह का फोर्स काम करने लगा, एक बाहर की तरफ रिपल्सन फोर्स और एक अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स। सिंस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसको तो चार्ज से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो प्रोटॉन ही उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज्यादा होता है, इसीलिए प्रोटॉन के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसका मतलब आप देखिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पर बात करूं तो 2 फोर्स लग रहा है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हम लोग यहां पर इस एक इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? नेट फोर्स निकालने का तरीका है बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो प्रोटॉन का मास 1840 टाइम ज्यादा है, इसीलिए उसके द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा सा, मैं स्लाइट बोल रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स इज द बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स इज द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन दिखाएंगे। और जब इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे तो सिंस अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसीलिए जो नेट फोर्स आएगा वो नेट फोर्स आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो नेट अट्रैक्शन फोर्स, मेरी बात को समझो, ये जो नेट अट्रैक्शन फोर्स आया, ये जो नेट अट्रैक्शन फोर्स, पहले नीचे पढ़ो, नीचे नेट अट्रैक्शन और तब ऊपर, नेट अट्रैक्शन फोर्स exerted by the nucleus on outer electron is called as the effective nuclear charge। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, इस एक इलेक्ट्रॉन पर, लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अंदर से रहने वाले सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। और जो नेट अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, लग तो 2 तरह का फोर्स लग रहा है, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट बच के आ रहा है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ज्यादा निकल के आ रहा है। तो जो नेट अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है वही कहलाता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल हम लोग जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं। तो आ जाइए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, इसके रीजन को समझ लेते हैं कि आखिर जब हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझ लिए, मैं आपको रिवाइज करवा दिया, जो 11th में नहीं पढ़े होंगे मेरे से उनको भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया है ना, लेकिन कहां तक मैं हिंट देता रहूंगा आपको, है बहुत सारा 11th का पोर्शन आपको अभी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है अगर आप नहीं पढ़े हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दो, 11th का पोर्शन को भी पढ़ते चलो, बेसिक पर ध्यान दो, वीडियो लेक्चर को मिस मत करो। और मैं सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, टेस्ट जरूर दो, टेस्ट स्किप करने का कोशिश
न करें, ऐसा गलती न करें। और बहुत अच्छा लगा कल का टेस्ट को मुझे देखकर कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 में 100% सही किए हैं, और आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आप लोग के लिए सिर्फ अभी यही कह सकता हूं, इसी तरीके से मेहनत करते रहो एंड गॉड विल ब्लेस यू। डेफिनेटली यू विल गेट द वेरी गुड रिजल्ट इन योर फ्यूचर। तो स्टूडेंट, मैं बात कर रहा था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन पर कि क्या कारण है। तो अभी अभी मैंने आपको कहा था कि डी और एफ सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है, डी और एफ सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पुअर रिपल्सन लगाते हैं, ठीक है। और रिपल्सन जितना पुअर होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो स्टूडेंट, इसी एक पेन के ऊपर मैं एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हूं और एक रिपल्सन फोर्स लगा रहा हूं, दोनों लगा रहा हूं, तो रिपल्सन फोर्स जितना कम होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप उधर से खींचो, आप राइट से खींचो और मैं लेफ्ट से खींच रहा हूं, आप जितना कम फोर्स लगाओगे मेरा फोर्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। वही बात है, अंदर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सब जितना कम रिपल्सन फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, नेट अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वही बात है, देखो लैंथेनाइड में क्या होता है। अगर मैं सीरियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखो स्टूडेंट, इसके लिए ज़ेनॉन 4f 5d और 6s लिखा, तो 54 और 2 56 और 4f और 5d मैं ऐसे ही लिख के बताया था। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइड में जाता है वो कहां जाता है, 4f में जाता है। फिर से देखो, अगर मैं 59 एटॉमिक नंबर का प्रेसियोडायनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, 59 मुझे लिखना है तो 54 तक तो ज़ेनॉन हो गया, 2 6s में भर दिया तो 56 हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन 4f में चला गया तो 59 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 4f में गया। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कहां है, 5d में तो है ही नहीं, कहां पर है, 4f में है। और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन किस में है, 6s पर है। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, 6s वाला हो गया, और इनर सेल का इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, 4f का हो गया। और अभी अभी मैंने कहा था कि 4f के द्वारा 4f सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सेल के ऊपर पुअर रिपल्सन लगाते हैं। तो समझिए यहां पर बात क्या हुआ, ये जो 4f में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 4f में रहने वाले 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हैं, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, ये जो 4f में रहने वाले 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 6s के ऊपर पुअर रिपल्सन लगाते हैं। पुअर रिपल्सन, मैं रीजन लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देखना, पुअर रिपल्सन बाय 4f subcell electron on the 6s electron, on 6s इलेक्ट्रॉन। तो 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा 6s सबसेल के इलेक्ट्रॉन के पर पुअर रिपल्सन लगता है। इस पुअर रिपल्सन से क्या होता है, नेट अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है, मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, और Z इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से जो साइज है स्टूडेंट, जो साइज है वो साइज आपका ऑब्वियसली छोटा हो जाता है। तो ये रहा रीजन जो मैं आपको 4 स्टेप में लिख के बता दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि इस एक पेन के ऊपर 2 डिफरेंट डायरेक्शन में 2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स मैं लेफ्ट में लगा रहा हूं और एक फोर्स मैं राइट में लगा रहा हूं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब अगर राइट डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि लेफ्ट साइड में लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ये बात तो आप समझ रहे हैं, यही बात को आप यहां पर अप्लाई करो। आप जानते हैं कि 4f सबसेल के द्वारा आउटर सेल 6s वाले के ऊपर पुअर रिपल्सन लगता है। तो देखो मैं क्या लिखा, पुअर रिपल्सन बाय द फोर्स f सबसेल इलेक्ट्रॉन ऑन द 6s इलेक्ट्रॉन। 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा 6s सबसेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुअर रिपल्सन लगता है। इस पुअर रिपल्सन के लगने के कारण से नेट अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का बढ़ जाता है, मतलब Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। इसी को तो कहते हैं नेट अट्रैक्शन फोर्स। नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आपका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने के कारण से जो साइज है वो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो एक वर्ड, आपको 2 वर्ड मिला के आंसर बोलना है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है 4f के द्वारा रिपल्सन घटते जाता है, Z इफेक्टिव बढ़ते जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, और इसीलिए साइज छोटा होते जाता है। फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है
लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आता है और वो 4f जो है वो 6s आउटर सेल वाले पर पुअर रिपल्सन लगाता है। उस पुअर रिपल्सन के कारण से Z इफेक्टिव बढ़ जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण से ही साइज घट जाता है, और इस तरह से एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइज का घट जाना, यही कहलाता है स्टूडेंट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अब मैं आता हूं इसका कंसीक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है, क्या रीजन। तो 3 क्वेश्चंस में से मैं 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं सबसे पहले आपको ये बताया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये डिस्कस कर लिया कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, और अब मैं थर्ड में आ रहा हूं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसीक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, असर क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, यही लिखा हुआ है टॉपिक, कंसीक्वेंसेस या रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पहले तो आप ये बात समझ गए स्टूडेंट कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है एटॉमिक साइज या आयनिक साइज घटते चला जाता है, इसीलिए मैं साइज घटते चला जा रहा है, आयनिक साइज या एटॉमिक साइज घटते चला जा रहा है, इसीलिए मैं बबल जो यहां सर्कल बनाया हूं वो छोटा करते चला गया हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट कि आप ये बात तो जानते हैं स्टूडेंट, लैंथेनाइड्स अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप ये बात जानते हैं कि मान लो कि रफ में मैं पीरियोडिक टेबल बनाया हूं, और ये मैं यहाँ पर 6th पीरियड और 7th पीरियड दिखाया हूं, और ये यहाँ पर मैं 3rd ग्रुप दिखाया हूं। लेफ्ट ब्लॉक S ब्लॉक, राइट ब्लॉक P ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक B ब्लॉक, और बॉटम ब्लॉक जो है वो आपका F ब्लॉक है। तो F ब्लॉक है कहां? पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप में है। तो सारे के सारे लैंथेनाइड 3rd ग्रुप में और 6th पीरियड में रख दिए गए हैं, एक ही जगह सबको समेट के रख दिया गया है। अब इससे क्या होता है, सारे लैंथेनाइड्स एक ही जगह पर है, तो उनको सेपरेट करना हम लोग के लिए मुश्किल हो रहा था। हम लोग लैंथेनाइड को पहचान ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सब एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख दिया गया था। लेकिन जैसे ही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हम समझे, मतलब सबके साइज में डिफरेंस हम समझ गए, तो इस साइज के डिफरेंस का होने के कारण से अब हम एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से इजीली डिफरेंट कर सकते हैं या अंतर कर सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, सुनना, जब 6th पीरियड में और पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप में सभी लैंथेनाइड एक ही जगह रखे हुए थे, तो एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से सेपरेट करने में हमें डिफिकल्टी फील हो रहा था, दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को समझ गए, तब हमें यह मालूम चला कि एक लैंथेनॉइड दूसरे लैंथेनॉइड से एटॉमिक साइज में या आयनिक साइज में डिफरेंस है। तो इस साइज को देखकर, इस उनके साइज में डिफरेंस को देखकर अब हम एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से हम लोग सेपरेट कर पाए। तो पहला रिजल्ट ये आया स्टूडेंट कि सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स वेयर मेड इजियर आफ्टर द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, साइज में डिफरेंस होने के बाद, एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से इजिली सेपरेट किया जा सकता था। अब मैं आ रहा हूं इसके सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी में डिस्कस करने जा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं मेल्टिंग पॉइंट, एंड लाइक बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको फिर से इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में कुलाम्स लॉ जो था, मैं उस लॉ का जो रिजल्ट है उसके बेस पर मैं आगे का प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। उस लॉ में आप ये बात जानते होंगे कि चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही। तो स्टूडेंट अब इसी बात को समझो, एटम का साइज जितना छोटा होगा, उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। फिर से समझना स्टूडेंट बात को मैं क्या कह रहा हूं कि साइज जितना छोटा होगा, कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं कि कर्नेल आप समझते होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते होंगे। अरे न्यूक्लियस और इनर सेल में रहने वाला जितना इलेक्ट्रॉन है वह सब का सब कहलाता है कर्नेल, और वैलेंस सेल का जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको कहलाता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटम का साइज जितना छोटा होगा,
कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो मेटल उतना ही ज्यादा हार्ड होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव कर रहे हैं, साइज घटते चला जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चला जा रहा है। एटम में जो आपका कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि हार्डनेस उतना ही ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट में आ जाओ। फिर वही बात, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितना हीट देना पड़ता है उसी टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हार्डनेस अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको मेल्ट करवाने में, उसके स्टेट को चेंज करने में हमें एनर्जी भी ज्यादा देना होगा। मतलब हार्डनेस अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसी तरीके से लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में हमें जितना हीट देना होता है उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर हार्डनेस ज्यादा है, तो उसके स्टेट को चेंज करने में भी हमें एनर्जी उतना ज्यादा देना होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका सेकंड पॉइंट में क्या बोला, जैसे जैसे साइज घटते चला जा रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ते चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि कंसिक्वेंसेस का 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैं थर्ड पॉइंट में आ रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थर्ड कंसिक्वेंसेस, थर्ड रिजल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर। अच्छा देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्हेनियस, और आर्हेनियस ने एसिड बेस को डिफाइन किया था। आर्हेनियस का कहना था कि जो भी सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर में डिसोसिएट होके अगर OH माइनस को रिलीज करेगा तो वो बेसिक होगा, और अगर उसी वाटर के साथ रिएक्ट करके या उसके साथ डिसोसिएट होके अगर H प्लस को रिलीज करेगा तो वो एसिड होगा। तो जैसा कि मैं आपको कल भी बताया था स्टूडेंट कि लैंथेनाइड्स का मैं सिंबल Ln लिया था, सभी 14 एलिमेंट का सिंबल मैं Ln लिया था, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, तो मैं Ln3+ से उसको दिखाया। मैं हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं, उसके वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो जब लैंथेनाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और फिर जब मैं इसी हाइड्रो ऑक्साइड को अगर मैं हीट के प्रेजेंस में डिसोसिएट करूंगा तो लैंथेनाइड अलग हो जाएगा और हाइड्रो ऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब देखो मेटल के ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, और जो हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब 2 अपोजिट चार्ज यहां काम कर रहा है, और अगर 2 चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब हम लोग वहां पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और कूलम्ब्स लॉ कहता है कि साइज अगर छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सिंस ये दोनों चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर के हैं तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स होगा। जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं, या जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, साइज छोटा होते चला जाता है, और साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी आप खुद बोले हैं साइज अगर छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो हाइड्रोक्साइड और लैंथेनाइड के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। फिर से सुनना, ध्यान से सुनो, लैंथेनाइड जब लैंथेनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया तो आपका लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बना। जब उसी लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड का हमने हीट कर दिया तो लैंथेनाइड अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, तो डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया, मतलब बेसिक नेचर का हो गया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ज्यादा बेसिक कौन है, लेफ्ट से राइट जाने पर, सीरियम से ल्यूटेशियम जाने पर बेसिक नेचर या OH माइनस रिलीज करने का टेंडेंसी घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर का चार्ज है, मतलब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और अट्रैक्शन फोर्स साइज के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि जैसे जैसे सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जा रहे हैं साइज छोटा होते जाएगा, साइज छोटा होते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चला गया तो इसका मतलब लैंथेनाइड और हाइड्रोक्साइड का जुड़ के रहने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और जुड़ के रहने का टेंडेंसी
ज्यादा है तो OH माइनस रिलीज करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक नेचर जो है वो बेसिक नेचर आपका घट जाएगा, या उल्टा भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि एसिडिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर बढ़ते चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ गए, बेसिक नेचर डिक्रीज करते जा रहा है, क्योंकि बेसिक नेचर डिक्रीज करते जा रहा है क्योंकि साइज डिक्रीज करते जा रहा है। साइज के डिक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, डिसोसिएट होने का टेंडेंसी कम हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होने का टेंडेंसी कम हो रहा है, और इसीलिए बेसिक नेचर कम होते जा रहा है। तो मैक्सिमम बेसिक कौन होगा? सीरियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे लेस बेसिक कौन होगा? ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात आप समझ गए। अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूं, दैट इज कोवैलेंट नेचर। ध्यान से सुनते जाना स्टूडेंट, कोवैलेंट नेचर। अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आ रहा हूं, अगर आप थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा तो फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। कोवैलेंट नेचर, देखो जो डिसोसिएट होके आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसमें आयनिक नेचर उतना ज्यादा होगा, और जो डिसोसिएट होके आयंस देने का टेंडेंसी कम है, मतलब उसमें आयनिक नेचर कम है, और आयनिक नेचर कम है तो इसका मतलब कोवैलेंट नेचर ज्यादा है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, साइज घटते चला जा रहा है। साइज घटने से क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो डिसोसिएट होने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम हो गया। आयंस रिलीज करने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम हो गया। आयनिक नेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो आपका आयनिक नेचर अगर कम हो गया तो कोवैलेंट नेचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट पॉइंट से बता रहा हूं मैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से इजीली सेपरेट किया जा सकता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से बेसिक नेचर घट जाता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से कोवैलेंट नेचर बढ़ जाता है। तो ये था स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट। अब मैं आता हूं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो इसका लास्ट। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं कंसीक्वेंसेस का, रिजल्ट का लास्ट पॉइंट में आ गया हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, वरना कंफ्यूज कर जाओगे इस लास्ट पॉइंट में। एक अकेला रह गया है, ध्यान से सुनना। देखो मैं इसके बाद, इस एफ ब्लॉक के बाद मैं कल से डी ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर इस पॉइंट को भी मैं समझाऊंगा, बट थोड़ा सा पीछे का पोर्शन आ गया है तो मुझे इसको जोड़ना होगा। ध्यान से देखो, फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है। तो फोर्थ पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसे हम 3D सीरीज कहते हैं। फिफ्थ पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसे हम 4D सीरीज कहते हैं, और सिक्स्थ पीरियड में रखे गए जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसे हम 5D सीरीज कहते हैं। मैंने उस 10 ग्रुप में से, जो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है 3 से लेकर 12 में से, उसमें से रैंडमली मैं कोई एक ग्रुप उठा लिया। चलो मैं 11th ग्रुप को उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि इस 11th ग्रुप में रहने वाले सभी एलिमेंट के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर को आप लोग जानते हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं 11th ग्रुप ले लिया। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, एटॉमिक नंबर 29, 47 एंड 79। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया। 18, 10, 28, 29, 36, 10, 46 और 147। यहां पर आपका 54 और 14, 68 और 10, 78 और 179। अब स्टूडेंट ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि ग्रुप में हम लोग जैसे जैसे नीचे आते हैं, ग्रुप में जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, साइज बढ़ते चला जाता है। तो जब हम फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज में, जैसे जैसे हम फोर्थ से फिफ्थ पीरियड में आए, या फिर 3D से 4D सीरीज में आए, तो जैसे मतलब 3D से 4D सीरीज में आए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो साइज क्या हो गया? बढ़ गया। 3D से बड़ा साइज किसका होता है? 4D का। लेकिन अब देखना, जब हम फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड में मूव किए, मतलब जब हम 4D से 5D में मूव किए, मतलब जब हम सिल्वर से गोल्ड की तरफ मूव किए, तो देखो सिल्वर और गोल्ड के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद आपको एक चेंज नजर आएगा। सिल्वर में जहां पर इनर सेल में 4D है, वहीं जेनॉन में इनर सेल में आपका 4F और 5D है। इस 4F के आने के कारण से इस 6S के ऊपर, 6S में लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुअर रिपल्सन लगता है, और 4F के द्वारा
6s के ऊपर पुअर रिपल्सन लगने से नेट अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज नहीं बढ़ पाता है, साइज कांस्टेंट रह जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो स्टूडेंट, जब मैं कॉपर से सिल्वर की तरफ गया, एटॉमिक नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और एटॉमिक नंबर के बढ़ने से देखो ना सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थर्ड से फोर्थ सेल में आ गया, फोर्थ से फिफ्थ सेल में आ गए, सेल बढ़ा, सब सेल बढ़ा, ऑर्बिटल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो रिपल्सन बढ़ा होगा, और रिपल्सन अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है साइज बढ़ रहा है। तो 3D से 4D की तरफ गए तो 4D का साइज बढ़ गया, मतलब कॉपर से ज्यादा साइज सिल्वर का हो गया। ये सभी ग्रुप में होगा, मैं एग्जांपल ग्रुप में यहां ले रहा हूं। हाँ जी, अब जब तुम सिल्वर से गोल्ड की तरफ गए, एटॉमिक नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो कहां गया, वो 4f में गया। देखो ना सिल्वर और गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन में क्या चीज का नजर आ रहा है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी एस है, यहां भी एस है, लेकिन जो अंतर है वो 4f में है। तो जब सिल्वर से गोल्ड की तरफ गए, या फिर किसी भी 5th पीरियड के एलिमेंट से आप 6th पीरियड के एलिमेंट में जा रहे हैं, मतलब 4D से 5D सीरीज में जा रहे हैं, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4D से 5D में जाने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन 4f में जाने के कारण से ये 4f वाला 6s वाले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर पुअर रिपल्सन लगाता है, जिसके कारण से जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज जहां बढ़ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से आपका जो साइज है वो साइज कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ग्रुप में जहां ऊपर से नीचे जाने पर साइज को बढ़ना चाहिए था, लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से 4D और 5D का साइज, जो 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज होता है वो सेम होता है। तो जो मैं 5 रिजल्ट आपको बताया वो सुन लो, या ओवरऑल जो मैं आज आपको पढ़ाया वो सुन लो। सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाने में या एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज या आयनिक साइज का घट जाना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि 4f सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 6s में रहने वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन पे पुअर रिपल्सन लगाता है, और इस पुअर रिपल्सन के कारण से जेड इफेक्टिव नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए साइज घट जाता है। इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लैंथेनॉइड के साइज में डिफरेंस आ जाता है, एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लैंथेनॉइड्स का हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लैंथेनॉइड का बेसिक नेचर घट जाता है और कोवैलेंट नेचर बढ़ने लगता है। मतलब घटा सिर्फ लेफ्ट से राइट जाने पर सिर्फ आपका घटा क्या है, आपका बेसिक नेचर, बाकी हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और आपका कोवैलेंट नेचर सब बढ़ गया है। और लास्ट पॉइंट कि ग्रुप में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, लेकिन 4D सीरीज से 5D सीरीज पर जाने पर साइज कांस्टेंट होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इतना पोर्शन आपको स्टूडेंट एग्जाम में लिख के आना है, और इस तरीके से हम लोग का F ब्लॉक खत्म हुआ। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं जल्दी से आपसे डिस्कस कर देता हूं कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्यों ज्यादा। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बिल्कुल लास्ट सेगमेंट पर आ गए हैं, और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो अगर आप लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझे हैं तो आप एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी जानते हैं। जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने में 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक जाने में साइज घट रहा था, एग्जैक्टली वही काम एक्टिनाइड में होगा कि जैसे जैसे आप थोरियम से लॉरेंसियम की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर 90 से 103 की तरफ मूव करेंगे, साइज घटते चला जाएगा। और आपका थोरियम से लॉरेंसियन तक जाने में साइज का घटना, या 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर तक जाने में साइज का, एटॉमिक साइज का या आयनिक साइज का घटना, या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है, एटॉमिक या आयनिक साइज घटते चला जाता है, यही कहलाता है एक्टिनाइड्स का एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, या पॉइंट नंबर 2 आप पहले ये समझ लो कि लैंथेनॉइड में भी जा रहे हैं तो साइज घट रहा है, लेकिन और एक्टिनॉइड में भी जा रहे हैं साइज घट रहा है। तो लैंथेनॉइड के पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में साइज का जितना डिफरेंस है
उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस है एक्टिनॉइड के साइज के डिफरेंस में। मतलब एक्टिनॉइड में जो साइज घट रहा है वो और ज्यादा घट जा रहा है, लैंथेनॉइड में भी साइज घट रहा है, एक्टिनॉइड में भी साइज घट रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर, लेकिन एक्टिनॉइड में जो साइज घट रहा है, जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर एक्टिनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज घटता है वो साइज ज्यादा क्यों घट जा रहा है, ज्यादा छोटा साइज का एलिमेंट क्यों हो जा रहा है एक्टिनॉइड सीरीज में, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। व्हाई द एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट, मैं एक तरफ लैंथेनाइड का एक एलिमेंट ले लिया, एटॉमिक नंबर 59 और PR सिंबल है उसका, और उसका नाम है प्रेसियोडाइनियम। उसी तरीके से मैं दूसरी तरफ इधर एक्टिनॉइड्स का राइट हैंड साइड में मैं एक एक्टिनॉइड्स का एलिमेंट ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 91 है और इसका नाम है प्रोटैक्टिनियम। अब मैं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा, तो जब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा तो यहां पर लास्ट लैंथेनाइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया था, 4f में, लेकिन एक्टिनाइड का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया था, 5f में। यहां पर इनर सेल कौन है, 4f है, एक्टिनाइड में इनर सेल कौन है, 5f है। 4f वाला किस पर रिपल्सन लगा रहा है, 6s पर, और 5f वाला किस पर रिपल्सन लगा रहा है, 7s पर। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि फोर्थ सेल के कंपैरिजन में फिफ्थ सेल न्यूक्लियस से और दूर होगा, और न्यूक्लियस से और दूर होगा तो वो और पुअर रिपल्सन लगाएगा। तो पहले इस बात को देख लो, 4f वाला भी 6s वाले पर रिपल्सन लगा रहा है, लेकिन f सब सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन पुअर रिपल्सन लगाता है। तो पुअर रिपल्सन बाय द 4f इलेक्ट्रॉन ऑन द 6s इलेक्ट्रॉन। 4f के इलेक्ट्रॉन का 6s के इलेक्ट्रॉन पर पुअर रिपल्सन लगाने से न्यूक्लियस का नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ गया, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और साइज घट गया। लेकिन वही बात है, फोर्थ सेल से और ज्यादा दूर होता है फिफ्थ सेल, इसीलिए फिफ्थ सेल वाला जब सेवेंथ सेल वाले पर रिपल्सन लगाता है तो वो रिपल्सन और कम होता है। तो यहां पर मैं पुअर न लिख के यहां पुअरेस लिखा हूं, देखो यहां मैं पुअर लिखा हूं, यहां मैं पुअरेस लिखा हूं। यहां वीक रिपल्सन तो यहां वीकेस्ट रिपल्सन, यहां ना के बराबर रिपल्सन होता है। तो 5f के इलेक्ट्रॉन के द्वारा 7s के इलेक्ट्रॉन पर सबसे वीकेस्ट रिपल्सन लगाता है या लगता है। इस वीकेस्ट रिपल्सन के कारण से जो जेड इफेक्टिव यहां बढ़ता है वो जेड इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा बढ़ गया तो साइज जो है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो यहां पर रीजन क्या जाएगा कि क्यों एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ। एक्टिनॉइड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर जो एलिमेंट का साइज छोटा होते जा रहा है वो बहुत ज्यादा छोटा क्यों होते जा रहा है, क्योंकि एक्टिनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाते हैं, वो 5f 7s के ऊपर बहुत कम रिपल्सन लगाता है और इस कम रिपल्सन से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए साइज बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ड्यू टू पुअर रिपल्सन, पुअर शील्डिंग या पुअर स्क्रीनिंग बाय the 5f subshell electron on the 7s electron, the actinoid contraction, yeah, due to poor repulsion by the 5f subshell electron on the 7s electron, the Z effective increases more as compared to the lanthanides, and as a result of which the force of attraction more increases in actinides and hence the size more decreases in the case of actinides. तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग का F ब्लॉक खत्म हुआ। कल से हम लोग D ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और आने वाले संडे को फिर से आपका इसी F ब्लॉक का आपका टेस्ट होगा सेम टाइमिंग पर। और अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर डाउट्स विद मी। टिल देन